अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद असगर खान और आज हम ट्रिपल ई 486 पावर सिस्टम एनालिसिस के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर पहला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे। ऑल्दो कि एक दो लेक्चर्स हम अटेंड कर चुके हैं ऑन कैंपस, लेकिन अटेंडेंस कम होने की वजह से इसको दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे कंटेंट्स हैं इस लेक्चर के लेक्चर वन में, एक्चुअली हम टेक्स्ट बुक स्टीवेंसन की जो मैंने आपको लिखवाई थी वही फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हम किसी और जगह से टॉपिक्स कवर करेंगे तो वो भी साथ साथ मैं बता दूंगा कि रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज़ होंगे। तो आज का जो पूरा लेक्चर है वो स्टीवेंसन की बुक से है और उसका पहला जो चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि इस बुक के अंदर कौन से नोटेशंस हम यूज़ करेंगे। क्योंकि आपको पता है पावर सिस्टम के अंदर डिफरेंट नोटेशंस है, फिर चार पांच बुक अगर फॉलो हो रहे हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से हम उसको टच देंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद हम आएंगे फेजर्स की तरफ। फेजर्स को भी हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, वोल्टेज करंट फेजर्स, पावर फेजर्स। तो आज दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में आज की इस लेक्चर में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इ- मकसद क्या है इस चैप्टर का, बुक वन का, टू रिव्यू अ फ्यू ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ स्टेडी स्टेट थ्री फेज एसी सर्किट। क्योंकि practically most of the circuits are of थ्री फेज सिस्टम्स। इस वजह से हम थ्री फेज एसी सर्किट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल आइडियाज़ और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। टू एस्टेब्लिश द नोटेशन यूज्ड थ्रू आउट द बुक, ये मकसद है इस चैप्टर का। और उसके अलावा टू इंट्रोड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में। करंट है और उसके बाद है एम्पिडेंस है हमारे पास, और उसके साथ पावर है इन पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का बेसिक पर्पस यही है कि इसको पढ़ने के बाद आके हम जो एनालिसिस करेंगे थ्री फेज एसी सिस्टम्स के, तो ताकि उसको उसके साथ हमारी एक सिंक्रोनाइजेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, फेजर्स के अंदर पहले हम साइनोसाइडल वोल्टेजेस एंड करंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स वी एंड आई। आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है यानी डीसी वगैरह कोई नहीं है। इस कैपिटल लेटर्स वी का मतलब है वोल्टेजेस साइनोसाइडल, और कैपिटल आई का मतलब है करंट, साइनोसाइडल करंट। और उसके साथ जब वर्टिकल बार्स यूज होंगे, जिस तरह ये देखें, आप एफईसी से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दिस इज स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड्स। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फेजर्स, वोल्टेज के फेजर्स और करंट के फेजर्स का जब वर्टिकल बार में इंक्लूड होगा तो इसको कहेंगे कि दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। और उसके अलावा मैग्नीट्यूड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच इज एम्पिडेंस, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एडमिटेंस जो कि इनवर्स ऑफ द एम्पिडेंस है, यानी जी इज इक्वल टू 1 ओवर वाई और वाई इज इक्वल टू 1 ओवर जी। ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसको भी हम वर्टिकल बार से इसके मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब लोअर केस लेटर्स यूज होंगे, फॉर एग्जांपल वी का वोल्टेज का या करंट का आगे सर्किट्स में इस्तेमाल होगा, तो उससे मुराद होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। किसी खास इंस्टेंट के ऊपर जब वोल्टेज करंट को हम रेफर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हम स्मॉल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो डिफाइंड ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दूसरा बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें शायद डिफरेंट हो, तो जब डिफाइंड ना हो तब इसका मतलब यही होगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें स्मॉल वी एंड आई से। और उसके अलावा जनरेटेड जो वोल्टेज है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, जो पुश कर रहे होते हैं चार्जेस को टू टू मूव द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इज स्पेसिफाइड बाय ई, ठीक है, रेदर देन वी। वी क्या चीज़ है? जो दो पॉइंट्स या टू टर्मिनल्स के ऊपर जो वो डेवलप हो रही पोटेंशियल डिफरेंस हो रही होती है, यानी एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है और एक लो पोटेंशियल, तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस लास्ट वाले पॉइंट का मकसद है कि जो जनरेटेड वोल्टेज है उसको हम वी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि ई से करेंगे। ई एम एफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रही किसी सर्किट के अंदर।
तो इन इन नोटेशंस के साथ आपको यूज्ड होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इफ अ वोल्टेज एंड अ करंट आर एक्सप्रेस्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, करंट का भी वोल्टेज का भी, v इज इक्वल टू 141.4 cos ओमेगा टी प्लस 30 एंड i इज इक्वल टू 7.07 cos ओमेगा टी। तो इससे जो ये मैग्नीट्यूड जो सबसे पहला टर्म है, इस असल में इक्वेशंस इस तरह होता है कि v इज इक्वल टू v मैक्स एंड v मैक्सिमम वैल्यू एंड cos ओमेगा टी प्लस थीटा, या करंट I इज इक्वल टू आई इंटू मैक्स प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 141.4 ये वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली करंट की जो वैल्यू है 7.707, तो ये करंट का मैग्नीट्यूड है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन के अंदर। Vertical bars are not needed. This is the most important point. When the subscript mix with V and I is used to indicate maximum values. तो वर्टिकल बार्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जब सबस्क्रिप्ट मैक्सिमम विद V एंड I जब हम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी होता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम को हटा दें, यहाँ पे वर्टिकल बार लगा सकते हैं। आगे हम फार्मूले में देखेंगे। द टर्म मैग्नीट्यूड रेफर्स टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज विच इक्वल द मैक्सिमम वैल्यूज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टिकल बार्स इज इक्वल टू वी आर एम एस, और जो बराबर है वी मैक्स अंडर द रूट 2। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है, तो इसको अगर हम इसके मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो 141 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 विच इज़ इक्वल टू 1.414, तो वो 100 वोल्ट बन जाएगी। और सिमिलरली करंट का जो इक्वेशन है, इसका अगर हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो बन जाएगी 5 एम्पेयर। यहाँ पे वोल्ट है तो लिखा हुआ है मिस्टेकनली, दिस इज एम्पेयर, 5 एम्पेयर, ठीक है। यू कैन सी वर्टिकल बार का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू आई आर एम एस, और उसके अलावा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 विच इज 7.07 डिवाइड बाई 1.414, और जो कि 5 एम्पेयर के बराबर है। सो दीज आर द वैल्यूज रीड बाय द ऑर्डिनरी टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर्स। आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्ट मीटर्स एमीटर्स हम सर्किट के क्रॉस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो बेसिकली आरएमएस वैल्यूज़ को नोट कर रहे होते हैं, इफेक्टिव वैल्यूज़ को नोट कर रहे होते हैं। एडवांस्ड वोल्ट मीटर एमीटर भी आ चुके हैं जो इसके अलावा भी मैक्सिमम वगैरह वैल्यूज़ को भी नोट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी टाइप हैं उससे हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। उसके अलावा अनदर नेम फॉर द आरएमएस वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू हम कहेंगे या इफेक्टिव वैल्यू हम कहेंगे, तो इसका मुराद है कि मैक्सिमम डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 से जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम आरएमएस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या इफेक्टिव वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे टू एक्सप्रेस दीज क्वांटिटीज एज फेजर्स, ठीक है। अब हम अभी तक हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो हम सबसे पहले यूलर आइडेंटिटी को यहाँ पे टच दे रहे हैं कि व्हाट इज यूलर आइडेंटिटी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस कोर्सेज में आपने पढ़ा होगा कि ई पावर एप्सिलॉन पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ यूलर आइडेंटिटी। अब इसके अंदर हम अपने पुट करेंगे जो भी इक्वेशन होगा उसके पैरामीटर्स को, विच गिव्स cos थीटा का से मुराद होती है k इज द रियल पार्ट, यूलर आइडेंटिटी का रियल पार्ट इज इक्वल टू cos थीटा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ यूलर आइडेंटिटी। आर हम लिख सकते हैं कि यूलर आइडेंटिटी की जगह इस पूरे इक्वेशंस को पुट कर लें, तो रियल पार्ट ऑफ यूलर आइडेंटिटी इज इक्वल टू cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। इसकी मुराद सिर्फ इसकी होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ना भी लेके तो फर्क नहीं पड़ सकता। वेयर आर ई मीन्स द रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, वी नाउ राइट। अब वोल्टेज को हम इन टर्म्स ऑफ रियल पार्ट लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अंडर द रूट 2 एंड 200 एप्सिलॉन जे पावर ओमेगा टी प्लस 30। वोल्टेज की इक्वेशन पिछले स्लाइड में हमने देखा कि विच वाज 141.4
इंटू cos ओमेगा टी प्लस 30। तो एंगल तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू इस बेसिक इक्वेशन के अंदर है तो वो तो यहाँ पे आ जाएगी। और जो रियल पार्ट है आपको आरएमएस के वैल्यू को आपने देखा कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइड बाई वी मैक्सिमम डिवाइड बाई अंडर द रूट टू। जो बेसिक इक्वेशन है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि आरएमएस को हमने कैलकुलेट किया पिछले साइड में और उसकी वैल्यू थी 100 वोल्ट। तो वी आर एम एस विल बिकम अंडर द रूट टू मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सॉरी वी आर एम एस नहीं, यहाँ पे वी मैक्स। तो वी मैक्स पुट करें या वी मैक्स की जगह अंडर द रूट टू मल्टीप्लाइड बाई वी आर एम एस की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगी उसकी वैल्यू अंडर द रूट टू इंटू 100। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें विद रिस्पेक्ट टू एंगल तो ये बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ 100 इंटू J30। ठीक है, और उसके अलावा जो इमेजनरी पार्ट है वो अंडर द रूट टू के साथ आ जाएगा। अब अगर आप एंगल के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ करंट रियल पार्ट ऑफ अंडर द रूट टू इंटू 5 हमारे पास क्या चीज़ थी, उसको जब हमने कैलकुलेट किया इट इज़ द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस विच इज़ इक्वल टू आई मैक्स डिवाइड बाई, पिछले साइड में हमने देखा था आई मैक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट टू। सो या तो हम आई मैक्स के वैल्यू लेंगे या फिर अंडर द रूट टू मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस की वैल्यू लेंगे जो कि यहाँ पे उन्होंने लिया है। और सिमिलरली एंगल यहाँ पे 0 है जिसको 5 एप्सिलॉन इंटू 0, एक्चुअल पार्ट जो हमारा जो इस इक्वेशन का मर रहा है वो ये है रियल पार्ट, और उसके अलावा जो इमेजनरी पार्ट है उसको अपने एंगल के साथ जे के साथ इस तरह लिख लिया। तो ऊपर वाले जो दो इक्वेशंस थे पिछली स्लाइड में वोल्टेज एंड करंट के विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। So if the current is the reference phasor, we have I is equal to, चूंकि करंट की वैल्यू आप इक्वेशन को पिछली स्लाइड पे देखेंगे वहां पे एंगल 0 है, सीधा जे ओमेगा टी या जे ओमेगा टी प्लस 0 थीटा की वैल्यू है। तो अगर हम इसको यूलर आइडेंटिटी में पुट करेंगे, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, तो उसकी बन जाएगी 5 इंटू एंगल ऑफ 0 आर 5 प्लस जी 0। तो ये तीन किस्म के रिप्रेजेंटेशन हो गए। दिस इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन जिसको मैंने क्लास में भी आपको बताया था, आपकी क्लास वर्क में लिखा होगा एक्सपोनेंशियल है। एंड दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फेजर, ठीक है, दिस इज पोलर आर थीटा, और ये है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फेजर, रेक्टेंगुलर। तो इन चारों रिप्रेजेंटेशन को आपको पता होना चाहिए। पोलर में हमारे पास क्या है, पोलर इज इक्वल टू आर थीटा, उसके अंदर आर मैग्नीट्यूड है और उसके अलावा दिस इज थीटा एंगल है, दिस इज आर। सिमिलरली रेक्टेंगुलर में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर में है x प्लस जे वाई, ठीक है, प्लस जे वाई। ये हम इसलिए यहाँ पे डिटेल से मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि ये बेसिक फार्मूलेज आपने पढ़े होंगे पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस कोर्सेज के अंदर। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आगे हमने जाना होगा अपने कन्वेनियंस के लिए, क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशन एक कोऑर्डिनेट में आसान होती है, कभी कभार दूसरे में। जिस तरह प्रोडक्ट जब हम करेंगे दो फेजर्स को तो वो पोलर फॉर्म में करेंगे, और जब समेशन एडिशन होगी तो हम रेक्टेंगुलर में करेंगे। तो आर अगर आपको मालूम है तो इससे हम एक्स वाई जे में जा सकते हैं, आर और थीटा अगर आपके पास है, और इस तरह एक्स और वाई अगर आपको गिवन है तो आप उससे इजीली आर और थीटा में जा सकते हैं। फार्मूले मैंने आपको कोर्स वर्क में लिखवाए हैं, उसको आप विजिट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। आसानी ये रहती है इसमें कि फॉर एग्जांपल ये पोलर फॉर्म है तो इसका जो आर है वो तो मल्टीप्लाई होगा, अगर आप डिवीजन की बात मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो एंगल आपस में क्या होंगे, वो एड हो जाएंगे। सिमिलरली डिवीजन के अंदर क्या होगा, डिवाइड होंगे मैग्नीट्यूड आर्स, और उसके अलावा जो एंगल्स हैं वो आपस में नेगेट हो जाएंगे। तो ये आसानी है इसके अंदर। और यहाँ पे रियल पार्ट आपस में जमा होंगे रेक्टेंगुलर में या माइनस होंगे, और इमेजिनरी पार्ट आपस में माइनस होंगे या
ऐड होंगे। सो एंड द वोल्टेज विच लीड्स द रेफरेंस फेजर बाय 30, वोल्टेज का जो इक्वेशन था V इज इक्वल टू वहां पे cos ओमेगा टी प्लस 30 का मतलब है कि वो लीड कर रहा है वोल्टेज को, यानी कि करंट लेगिंग है। कोई इंडक्टिव सर्किट की एग्जांपल उन्होंने ली है। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि ये लीड कब कर रही होती है और लेग कब कर रही होती है, करंट वोल्टेज का रिलेशन किया है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो अगर हम जिस तरह हमने आई को लिखा तो वी को भी हम लिख सकते हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई जे इंटू 30, एंगल जीरो होता करंट में, यहाँ पे 30 है तो 30 को लिया। सो आर इज इक्वल टू 100 एंड एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30। इफ वी राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स तो x इज इक्वल टू 86.6, x को निकाला है उन्होंने, एंड y इज इक्वल टू 50। तो आप इसको इजीली एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया। जहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स है। अगर आप एक्स वाई से जा रहे हैं रेक्टेंगुलर से पोलर में तो उसके अपने फार्मूलाज हैं, वो अपने मैंने लिखवाए थे, यहाँ पे इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक दूसरी जो बात है, इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज को हम पोलैरिटी मार्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसी सर्किट के अंदर फॉर एग्जांपल ये कोई टर्मिनल है, टर्मिनल 1 है, ठीक है, टर्मिनल 2 है, या कोई ये क्लोज सर्किट लें, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, इसको हम वोल्टेज को प्लस माइनस पोलैरिटी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि प्लस वाला हाई पे है और नेगेटिव वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल के ऊपर है। हालांकि इसी के अंदर हर हाफ साइकिल के बाद ये चेंज होते रहते हैं, यानी ये प्लस बन जाती है और वो माइनस बन जाती है। सो सर्किट के अंदर वोल्टेज को हम पोलैरिटी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को हम हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूँ एरो से, तो इसका मतलब है कि करंट की फ्लो हमने इनिशियल यहाँ से ली है फॉर द फर्स्ट हाफ, ये करंट की कोई भी वैल्यू है। तो इसका मतलब इसी सर्किट में होता है कि इनिशियली हमने यहाँ से लिया है, जो कि हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होती रहती है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज हमेशा अक्रॉस द एलिमेंट होता है। एलिमेंट से मुराद रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। और वो करंट जो है वो वाया या थ्रू द एलिमेंट होता है हमेशा। ये दो डिफरेंशिएशन याद रखें। अच्छा, अब हम आते हैं सिंगल फेज। इन द सिंगल फेज इक्विवेलेंट ऑफ थ्री फेज सर्किट, सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर। इसका मतलब क्या है कि कोई थ्री फेज सिस्टम है, उसकी तो तीनों फेजेस हैं। अगर सिस्टम बैलेंस्ड कंडीशन में है, इन तीनों फेजेस का जो कंडीशन है कोई अनबैलेंस कंडीशन नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि अगर थ्री फेज सिस्टम है और वो बैलेंस कंडीशन में है, तो हम एक फेज को उसको स्टडी कर रहे होते हैं जो कि तीनों के लिए इक्विवेलेंट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन इज सफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन जब अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे, इज यूजुअली सिंपलर व्हेन डीलिंग विद ऑल द थ्री फेजेस। जब हम तीनों फेजेस को इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल वो अनबैलेंस्ड है या किसी और वजह से तीनों फेजेस को हमने एनालाइज करना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए हम डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन की तरफ। ये एक सर्किट है, दिस इज जनरेटेड वोल्टेज, और ये एम्पिडेंस है जनरेटर का, और ये आई एल है, कोई लोड करंट एल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कोई एम्पिडेंस है, और उसके अलावा ये लोड एम्पिडेंस है। अब यहाँ पे जो वी एल है, ये डेवलप हो रही है इसके क्रॉस, ठीक है, इस एम्पिडेंस के क्रॉस, और यहाँ पे जनरेशन जो हो रही है। तो ओवरऑल इन टर्मिनल ए और टर्मिनल ओ जो है, इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस और माइनस ये डेवलप हो रही है, और टर्मिनल बी और टर्मिनल एन जो है, ये ये यहाँ पे वी एल डेवलप हो रही है। तो अब इसका मतलब क्या है, द सबस्क्रिप्ट एल फॉर करंट इज नॉट नेसेसरी अनलेस अदर करंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इस स्लाइड को मैं ठीक करूंगा, ये ऊपर आ गया है ये चीज़ें। तो आई एल इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि आई एल यहाँ पे जा रहा है, तो क्या होगा वी एल, यानी इसको के वी एल से भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से मैं अगर काउंटर क्लॉक वाइज जाऊँ तो क्या होगा, दिस इज वी एल, ठीक है, स्मॉल एल, विच इज इक्वल टू
या फॉर एग्जांपल इस टर्मिनल्स को देखें, ये माइनस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वी एल माइनस, आगे क्या है, प्लस, ये वाला वी एल है, ये प्लस हो जाएगा, इसको इग्नोर कर लें, इक्वल को प्लस वी एल कैपिटल आ जाएगा, और उसके साथ जो आई एल है वो क्या बन जाएगा, आई एल और जेड ए उन्होंने लिया है, यहाँ पे ये नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस अगर हम लें तो ये हो जाएगा प्लस आई एल और जेड ए, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर की जगह हम ले रहे हैं, जिस तरह ये है वोल्टेज के वी एल को यूज करते हुए। तो अब आई एल को अगर निकालेंगे यहाँ से तो आई एल विल बिकम वी एल माइनस वी एल डिवाइड बाई जेड ए, ठीक है, जेड ए। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इस सर्किट के क्रॉस उन्होंने केवीएल को अप्लाई किया है, दिस इज आई एल, तो ये क्वेश्चन बन जाती है। सिमिलरली वी एल, ये जो वी एल है उसको, उसका भी हम अलग से इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन भी ले सकते हैं। इट विल बिकम्स, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ये वाला लूप ले रहे हैं, ठीक है, ये कोई लूप है, हम लोड को इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर ले माइनस ई जी, और उसके बाद है प्लस जेड जी एन टू, यहाँ पे भी आई एल ही फ्लो कर रही है, आपको पता है ये इस टर्मिनल के क्रॉस आई एल ही फ्लो कर रही है, और यहाँ पे वी एल इज इक्वल टू वी एल। तो जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बन, तो इसका इस सर्किट को पढ़ने से मुराद क्या है कि जो सिंगल सबस्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल एल को हम लोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या स्मॉल एल है या ए है, हर का अपना पर्पज है, तो सर्किट के अंदर आप अपने कन्वीनियंस के लिए यूज कर सकते हैं। जिस तरह ई जी है, ई जी का मतलब है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड, ठीक है, एल को हम लोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस, जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन कीप इन माइंड कि दिस इज कॉल्ड सिंगल सबस्क्रिप्ट नोटेशन एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर स्टडीइंग अ सिंगल फेज ऑफ अ बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन पढ़ रहे थे, लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया, बीच में से लैपटॉप हाइबरनेशन पे चला गया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो पोलरिटी मार्क्स फॉर वोल्टेजेस एंड डायरेक्शन एरोज फॉर करंट्स विल नॉट बी यूज्ड व्हेन वी आर यूजिंग डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन, मैंने आपको बताया जिस तरह।